जनाब आज है 21 अप्रैल 2024 और हम लोग यूनिट 2 पर हैं। और यूनिट 2 में जनवरी 2021 का पेपर कल की क्लास में हम लोग आधा कर चुके हैं। एमसीक्यूज मैंने कोई नहीं कराई, स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुद से किए हैं और सवाल थे भी आसान। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये सारा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये हम कल की क्लास में बाकायदा पूरा का पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं और इसकी रिकॉर्डिंग अभी मैंने अपलोड भी कर दी है और इसका लिंक अभी मैं अनाबिया आपको भेजता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल कर रहे थे तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटे की रिकॉर्डिंग लिमिट आ गई थी, तो हमने यहाँ पर क्लास को स्टॉप कर दिया था। आज की क्लास को यहीं से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बातें क्या हैं तो जरा बातें सुनिए। बातें जनाब ये हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में फॉर एग्जांपल ये ग्रेटिंग की सिलेट है और ये सामने स्क्रीन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इस स्क्रीन का ये सेंटर है और इस सेंटर से ये ऊपर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है जिसको हम लोग कह देते हैं फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा ऊपर बन रहा है और याद रखिएगा जितने मैक्सिमा ऊपर बन रहे होते हैं सेंटर से उतने ही मैक्सिमा नीचे बन रहे होते हैं और जितनी दूर ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा होगा सेंटर से बिल्कुल उतना ही नीचे फर्स्ट मैक्सिमा नीचे भी बन रहा होगा। ठीक है जनाब, ये मैंने बात ऐसी एक्स्ट्रा कह दी है। अब क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन जनाब ये है कि यूजिंग दिस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मैंने यही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करनी है। लेजर पॉइंटर, वही सेम लेजर पॉइंटर यूज करना है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की ही बात कर रहा हूं जो सेंटर से हमने मेजर करनी है। सवाल ये है कि सेम लेजर पॉइंट मतलब सेम वेवलेंथ रखते हुए फर्स्ट फ्रिंज के लिए मैं नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर को एक्यूरेट मेजर करना चाहता हूं। तो मैं क्या काम करूं, टीचर क्या काम करे कि नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, आपको याद होगा नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर को मैं कैपिटल एन लिखता हूं और कैपिटल एन 1/d के बराबर होता है। तो कैपिटल एन को मैंने एक्यूरेट मेजर करना है, मतलब मुझे डी को एक्यूरेट मेजर करना है और डी एक्यूरेट मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त मैं क्या कर सकता हूं कि डी की वैल्यू मुझे एक्यूरेट मिले, डी की मेजरमेंट इंप्रूव करना चाहता हूं। तो जरा उसका आंसर सुनिए। सर आंसर ये है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है सर, क्वेश्चन में उसने कंडीशन दे दी सेम लेजर आप यूज करेंगे, इसका मतलब है वेवलेंथ में आप कोई चेंज नहीं ला सकते। कह रहे जनाब आपने फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पर ही वर्किंग करनी है, एन की वैल्यू 1 है, इसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते। अब आपने डी या कैपिटल एन कह लें इसे मेजर करना है, तो इसकी वैल्यू बेटा अब डिपेंड करती है सारी की सारी साइन थीटा पर। ठीक है ना, साइन थीटा पर। और अगर मैं डी को 1/n से रिप्लेस कर दूं तो इसका मतलब है असल में तो एन कैलकुलेट करना है, एन होता है नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। एन तो एन डिपेंड करता है साइन थीटा की मेजरमेंट पे। साइन थीटा जितना एक्यूरेट होगा एन की वैल्यू उतनी एक्यूरेट हो जाएगी और एन की वैल्यू एक्यूरेट होगी तो डी की वैल्यू उतनी बेहतर हो जाएगी। तो मैंने असल में थीटा की मेजरमेंट को एक्यूरेट करना है। अब थीटा की मेजरमेंट को कैसे एक्यूरेट करें, तो उसका आंसर ये है कि थीटा को अगर आपने मेजर करना है तो थीटा को मेजर करने के लिए मार्किंग स्कीम ये कह रही है कि सेंटर से ऊपर वाली फर्स्ट मैक्सिमा और सेंटर से नीचे वाला फर्स्ट मैक्सिमा, इन दोनों के लिए आप टोटल एंगल मेजर कर लें। टोटल एंगल मेजर कर लें और आप जानते हो बड़ा एंगल मेजर करना आसान होता है, छोटा एंगल मेजर करना मुश्किल होता है। इसको थीटा ना बोले क्योंकि थीटा बोलने में गड़बड़ है, चले अल्फा मेजर कर लें। ये जो अल्फा है ये अल्फा सेंटर से बनने वाला ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और सेंटर से नीचे बनने वाला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इन दोनों के बिटवीन का एंगल मेजर कर लें। एंगल बड़ा होगा मेजर करना आसान होगा और इसे मेजर करना जितना आसान होगा
उसको 2 से डिवाइड करूंगा, उससे थीटा उतना अच्छा एक्यूरेट मेजर होगा, और जितना अच्छा थीटा मेजर होगा उतनी अच्छी नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर में मेजर कर सकूंगा। तो भाई मार्किंग स्कीम देख के मैं आपको ये आंसर पढ़ के बता रहा हूं। उसने ये कहा है कि अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं डी की वैल्यू, डी ये मतलब कैपिटल एन, डी की वैल्यू अगर मेजर करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं, गलती कम करना चाहते हैं। और गलती कम करने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप टू टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ले लें, दो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ले लें, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, सेंटर से ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेंटर से नीचे वाला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, उन दोनों फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए एंगल मेजर कर लें या उनका डिस्टेंस मेजर कर लें। ऊपर नीचे का डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाकर थीटा निकालेंगे, थीटा निकालेंगे तो थीटा से डी अच्छा आएगा, थीटा से डी अच्छा आएगा। नहीं तो मैं कह रहा हूँ भाई एंगल जो होगा ना वो एक्यूरेट खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा अगर मैं ऊपर और नीचे वाले ऊपर और नीचे वाले फर्स्ट ऑर्डर के दरमियान का एंगल निकालूं और उसको 2 से डिवाइड कर लूं तो साइन थीटा बेहतर, साइन थीटा बेहतर तो डी बेहतर हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, कहते हैं जनाब ये स्क्रीन है और फॉर एग्जांपल स्क्रीन के सामने, ये फॉर एग्जांपल स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने ये स्लेट है, इस स्लिट से ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, ये आप थीटा मेजर कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर मैं स्क्रीन को दूर ले जाऊं, अगर मैं स्क्रीन को दूर ले जाऊं, तो जब मैं स्क्रीन को दूर ले जाऊंगा, जब मैं स्क्रीन को दूर ले जाऊंगा तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पहले इतना दूर बन रहा था, अब वही फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होगा लेकिन वो स्क्रीन दूर ले जाने से इतना दूर जाके बनेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ऊपर वाला, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा नीचे वाला, इस सेंटर से ऊपर और नीचे का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ जाता है उतना एंगल मेजर करना आसान हो जाता है। ठीक है ना? आप खुद सोचिए, छोटी सी ट्राइंगल हो, उसकी दो लाइनों के दरमियान का एंगल मेजर करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी ट्राइंगल दे रहा हूँ और बोलूँ भाई ये छोटी सी ट्राइंगल है, इसका ये वाला थीटा मुझे मेजर करके बताएं, तो आप पता क्या करोगे? आप बोलोगे सर इस लाइन को लंबा कर लें, इस लाइन को लंबा कर लें, एंगल नहीं बदलेगा, आप ये वाला एंगल मेजर कर लें, जितना एंगल यहाँ पर होगा उतनी एंगल यहाँ पे बनेगा। तो काफी अजीब और गरीब बेवकूफाना सा आंसर है, सवाल है और आंसर है कि भाई असल में हमने नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर की मेजरमेंट को इम्प्रूव करना है, मतलब डी की वैल्यू को इम्प्रूव करना है, डी की वैल्यू की मेजरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए थीटा को इम्प्रूव करना है, थीटा को इम्प्रूव करने के लिए सेंटर से ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए थीटा कैलकुलेट करना है, पर आप ऊपर और नीचे वाले का थीटा कैलकुलेट करें, 2 से डिवाइड करें, वो साइन थीटा यूज करें, डी की वैल्यू अच्छी आएगी। नंबर टू, स्क्रीन को दूर ले जाएं, स्क्रीन को दूर ले जाएंगे तो सेंटर से ऊपर वाला फर्स्ट मैक्सिमा और नीचे वाला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एक दूसरे से ज्यादा दूर चले जाएंगे और उनके दरमियान का एंगल मेजर करना फिर आसान हो जाएगा। तो भाई ये याद करने वाली बात है, लेकिन आपस की बात है कि कल जब मैं इस सवाल को पढ़ा रहा था, मैं ये सवाल पहले कई दफा करा चुका हूँ, उसके बावजूद मेरे दिमाग के अंदर ये बात क्लिक नहीं की। मतलब इसको याद करने वाली बात है, ये कॉमन सेंस वाली या दिमाग लगा के बात कर देने वाली नहीं है। तो मुझे ये एडेक्सल वाले का ये सवाल बेइंतहा बुरा लगा, ऑल दो कि मैंने याद करके आपको सुना दिया, लेकिन आपस की बात है ये सवाल काफी नॉन सेंस का सवाल है। और जब कभी मैं किसी एडेक्सल के सवाल की बुराई करता हूँ तो हमेशा अब्दुल्ला से उसको एक दफा क्रॉस चेक जरूर कराता हूँ। अब्दुल्ला यार तुम खुद बताओ कि इस सवाल का जो जवाब है, ईमानदारी से बताओ, आप खुद से लिख लोगे क्या? अब्दुल्ला, है ना? तो ये पागलपन का सवाल है। अब्दुल्ला भाई ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है। ठीक है, अब्दुल्ला को इसलिए हम सर्टिफिकेट मानते हैं भाई, इन्होंने यूनिट 1 में 120 आउट ऑफ 120 स्कोर मारा हुआ है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। लेकिन चक्कर यार यही है कि ये सवाल नॉनसेंस सवाल है, मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, आपस की बात है। अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। एक नॉर्मल सा सवाल है, देखो जो नॉर्मल सा सवाल होगा ना, देखो मतलब मैं ना पता नहीं क्या क्या, और मैंने बताया ना मुख्तलिफ बोर्ड पढ़ा रहा होता हूँ, तो कोई भी सवाल देख के मेरे दिमाग में फौरन क्लिक कर जाना चाहिए यार इसके अंदर ये होगा। लेकिन अगर मेरा दिमाग क्लिक नहीं कर रहा तो मैं फिर बोलूंगा यार ये पागलपन का सवाल है। खैर इस सवाल को देखते हैं। सवाल के जनाब एक और क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन कल मुझे अम्माज ने सॉल्व करके ऑलरेडी भेजा हुआ है, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है, वो रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर कैलकुलेट करना चाहता है। रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमने उस बच्चे को दे दिया है एम मीटर, एक वोल्ट मीटर और एक वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि एम मीटर जो होता है सर वो सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सर जो वोल्ट मीटर होता है सर उसको हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है उसको वैसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, और मेरा दिल चाह रहा है इसको लेफ्ट पे लगाने का तो मैंने लेफ्ट पे लगा दिया है। ये वेरिएबल रेजिस्टर मैंने बना दिया है। ठीक है, और फिर जाहिर सी बात है इसको किसी पावर सप्लाई सेल से कनेक्ट करूंगा, तो ये बेटा मैंने सेल बना दिया है, और सेल के साथ ये मैंने सीरीज में एम मीटर लगा दिया है, और ये बेटा मैंने पैरेलल में नाइक्रोम के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया है, क्योंकि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्ट मीटर बेटा पैरेलल है, एम मीटर बेटा सीरीज में है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, और इस वेरिएबल रेजिस्टर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये जनाब मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया है, उसने कहा था कंप्लीट द सर्किट, मैंने सर्किट बना दिया। इसके अंदर मेरे ख्याल में एक की भी लगाना चाहिए ताकि ऑन ऑफ करने की जरूरत हो, वरना सारा का सारा सेल जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर मैं ये भी गलती कर रहा हूँ कि जो हमेशा की लगाते हैं उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना ये चाहिए, लाइव वायर के साथ लगाना चाहिए। तो ये भी अपनी मैंने गलती सही कर ली। इट इज अ स्विच और की। कल सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट करने के बाद अब बोल क्या रहे हैं सर, बोल ये रहे हैं कि स्टूडेंट ने वेरी की, कभी छोटा वायर यूज किया है कभी बड़ा वायर यूज किया है, तो स्टूडेंट ने वेरी किया है लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर को, और ईच लेंथ पर उसने वोल्टेज मेजर किया है, और उसने वेरिएबल रजिस्टर को ऐसा एडजस्ट किया है कि करंट की वैल्यू हमेशा 0.2 एम्पेयर पे रखी है। ठीक है, करंट को उसने एडजस्ट करा दिया है, वोल्टेज और लेंथ के ऊपर उसने रिलेशन कनेक्ट ग्राफ बना के दे दिया है। पूछ क्या रहे, डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, तो खुद बताइए, जब क्वेश्चन के अंदर वो खुद कह रहा है कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अब रेजिस्टिविटी बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रॉ लेंथ ओवर एरिया। ठीक है, उसके बाद जहां लिखा हुआ है आर, आर को बेटा रिप्लेस कर दीजिए वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। अब बेटा ग्राफ में देखिए उसने वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज को रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर उसने लेंथ को रखा हुआ है। तो इस वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा ना बेटा वो v अपॉन एल होगा, ग्रेडियंट होगा v अपॉन एल। और अगर ग्रेडियंट v अपॉन एल होगा तो v को बेटा मैंने वहीं पे रखा है, एल को बेटा मैंने उधर भेज दिया, तो ये v अपॉन एल बन गया ग्रेडियंट। उसके बाद एरिया इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। अब बेटा बताइए, जहां एरिया लिखा है, मैं सवाल कर नहीं रहा भाई, जहां एरिया लिखा है एरिया की वैल्यू पुट करोगे, जहां करंट लिखा है करंट की जगह 0.2 पुट करोगे। ठीक है जनाब, काम की बात यह है कि जो सर ग्राफ दिया हुआ है ना, उस ग्राफ का आप निकालोगे एक प्रॉपर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालना सबको आता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट निकालोगे, उस ग्रेडियंट का एरिया अपॉन करंट से सोल्यूशन करोगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। मेरे पास इसका आंसर नहीं पड़ा हुआ भाई, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व कर लोगे। और ऑब्वियसली ग्रेडियंट की वैल्यूज वैसी सबकी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर नीचे आएंगी, आई होप कि आप उसको खुद से सोच समझ के लिख लोगे। ठीक है जी, अच्छा आगे चले, कह रहे हैं कैलकुलेट पावर डेसिपेटेड फ्रॉम नाइक्रोम वायर टू द सराउंडिंग व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज 0.75 मीटर। ठीक है ना, पावर कैलकुलेट करना है। सर पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और इस आई स्क्वायर आर में जहां आर लिखा हुआ है, आई स्क्वायर आर पहले लिख ले, पावर है आई स्क्वायर आर, करंट को उसने कांस्टेंट रखा हुआ है, आई स्क्वायर ये रहा, आर आर की जगह आएगा रॉ लेंथ ओवर एरिया। ठीक है, अब बेटा ये जो रेजिस्टिविटी होगी ना, या वो वाली यूज करोगे जो आप अभी अभी ऊपर से सॉल्व करके आए। ठीक है ना, लेंथ, सर लेंथ की जगह यूज करेंगे 0.75 मीटर वाला नंबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5.31, 5.31 एक्सपोनेंट -8, जी हाँ -8, करंट
सर करंट की वैल्यू उसने दी हुई है 0.2। ठीक है जनाब। तो आई स्क्वायर आर, आर की जगह रॉ लेंथ ओवर एरिया, रेजिस्टिविटी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो, लेंथ 0.75, एरिया 5.31, एक्सपोनेंट -8 सॉल्व करोगे तो पावर आ जाएगी। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और क्योंकि इसने किया हुआ है अम्माज ने, अम्माज बेटा तुम इसका आंसर देख के बता सकते हो अगर तुम्हारे सामने इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ? तुमने भी यही करा है या कुछ और करा है अम्माज? बस बस ये यही किया, बात अच्छी बात है। ठीक है फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सवाल में मेरे नहीं ख्याल की कोई मुश्किल बात है। आगे चले। उसके बाद आगे चल के क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनाब कि हमारे घरों में बिजली के मीटर लगे हुए होते हैं, और जो मीटर लगे हुए होते हैं मेरे घर में, तो जो कंपनी ने मीटर घर के बाहर लगाया हुआ है, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर एंटर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर मुझे बिल बता देता महीने में मैंने कितनी बिजली यूज की है। लेकिन जनाब साइंस आगे जाती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो ये बात मैंने आज ही पढ़ी है भाई कि स्मार्ट मीटर भी कोई चीज होती है। और ये स्मार्ट मीटर जो है ये क्या करता है, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द होम। पूरे घर में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है बता देगा। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी यूजिंग रेडियो वेव्स। क्या बात है जनाब कि जो रेडियो वेव कंपनी होगी, रेडियो वेव के थ्रू कंपनी को वो भेज देगा आपका डाटा के घर में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। जबरदस्त। कह रहे हैं टिपिकल स्मार्ट मीटर इमिट्स रेडियो वेव, रेडियो वेव की जो पावर फेंक रहा होता है वो 1 वॉट्स की पावर होती है। ठीक है ना, पावर इज 1 वॉट। अच्छा, एन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ग्रेटर देन 4.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज डेंजरस टू द पीपल। इंसान के लिए जो खतरनाक है वो है 4.5 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, एक बंदा है, वो बंदा 25 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है स्मार्ट मीटर से। इट इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जिससे वो बंदा दूर खड़ा हुआ है। ठीक है ना, इतना दूर खड़ा हुआ है वो बंदा। और इतना दूर खड़ा हुआ ये जो बंदा है, इस बंदे ने, कह रहे हैं जनाब, डिड्यूस वेदर द रेडिएशन इमिटेड बाय दिस स्मार्ट मीटर वुड बी डेंजरस टू द पर्सन एट डिस्टेंस और नॉट। इतने डिस्टेंस के ऊपर वो डेंजरस है या डेंजरस नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? तो सर कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि, एक मिनट जरा रुकिएगा, हम चेक कर लें हमारे जकी भाई सो रहे हैं जाग रहे हैं। जकी भाई अस्सलाम वालेकुम। जकी माइक्रोफोन चेक कराइए। यार जकी ये बताओ, इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ वेव का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? यार ऐसा ना करो यार, वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला तो बेटा याद होना चाहिए ना। इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला, जकी, जकी हमें नहीं बता पा रहे, एक और हमारे स्टूडेंट याद नहीं आ रहा। उसके बाद मोहम्मद मकबूल साहब एब्सेंट हैं, वरना हम उनसे पूछते। अब अनाबिया की बारी है। अनाबिया आप हमें बताइए इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला। अनाबिया। बिल्कुल सही बात है, लड़कियां हमेशा सही बता देती है माशाल्लाह जी। पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है जनाब, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक। अच्छा, इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले में जो एरिया लेते हैं, उस एरिया का भी मतलब इस तरह के टॉपिक में जिसके अंदर कोई वेव है जिसको ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, तो वहां पे एरिया क्या ले लेते हैं हम लोग? 4 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। और जो आर स्क्वायर होता है वो धरती का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब जो आर स्क्वायर होता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, आर स्क्वायर डिस्टेंस होता है। अब जो बंदा खड़ा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है जी, और इन्होंने जो पावर दी हुई है, पावर दी हुई है 1 वॉट। तो मैंने पावर की जगह लिखा 1, दैट इज 1 वॉट्स। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। जहां लिखा हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर को बेटा अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो इट इज 0.25। अब कोई बच्चा बेटा मुझे सॉल्व करके बताया यार, क्या आएगा आंसर भैया सॉल्व करके? क्या आ रहा है जी आंसर? बता दो यार। हाँ बोले बोले। 1.27 आ रहा है। और इसकी यूनिट होगी सर, पावर की यूनिट होती है वॉट्स।
एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इट बिकम्स वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, ये जो पावर आ रही है यानी इंटेंसिटी आ रही है, तो उसने हमें दिया हुआ है कि अगर इंटेंसिटी 4.5 होगी तो इंसान के लिए खतरनाक है, और ये जो इंटेंसिटी आ रही है इट इज 1.27। तो 1.27 जो इंटेंसिटी है, इट इज वेरी लेस देन 4.5। और अगर ऐसा है तो मैं इस पे कंक्लूड कर सकता हूं कि इसकी जो रेडिएशन है ये इंसान के लिए खतरनाक नहीं है। ठीक है ना? वो ये पूछ रहा है कि यस या नो, डेंजरस है या नहीं। तो मैंने कह दिया जनाब, अगर 25 सेंटीमीटर दूर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसके लिए खतरनाक नहीं है, इट इज सेफ। ठीक है जी। लेकिन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन रीड करके सबसे पहली बात दिमाग में फॉर्मूला आना जरूरी है। और जकी भाई, इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर पर यूनिट एरिया, और एरिया की जगह 4 पाई r स्क्वायर आना, इट इज वेरी वेरी जरूरी बेटा। ठीक है, तो इसको जरूर जरूर बेटा याद कीजिए ना। अच्छा, और आगे चले। आगे जाके क्या कहते हैं सर? आगे जाके वो हमसे कह रहे हैं कि इट इज सजेस्टेड दैट एनर्जी पर फोटोन could be important in determining if the radiation emitted by a smart meter is dangerous. The smart meter transmit radio waves of frequency 902 megahertz. ठीक है ना? ऊपर क्या कहानी सुना रहा है, ये मेरी किसी काम की नहीं, काम की बात है। फ्रीक्वेंसी है 902 मेगाहर्ट्ज, एंड दे आर आस्किंग कैलकुलेट एनर्जी, एंड एनर्जी मस्ट बी इन ईवी। जकी यार, इसका फार्मूला तो सुना दो बेटा। जकी, इसका फार्मूला तो सुना दो। NAV, ये कौन सा फार्मूला आ गया? NAV, NAV, कहीं तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ तो नहीं जा रहे? करंट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है बेटा ये। जब लफ्ज आ रहा है फोटोन, लफ्ज आ रहा है फोटोन, तो फोटोन का नाम सुनकर क्या बात दिमाग में आनी चाहिए बेटा? जबकि बेटा फोटोन का लफ्ज अगर आ रहा है तो वी आर इन क्वांटम फिजिक्स, और अगर हम क्वांटम फिजिक्स में हैं और वो एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहा है, तो बेटा जकी सोचिए, एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए क्या फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए? बेटा जकी, तुम ये क्वांटम फिजिक्स क्यों नहीं पक्की कर लेते यार? क्वांटम फिजिक्स की वीडियोस को 3-4 दफा देखो बेटा, 3-4 दफा देख लो क्वांटम फिजिक्स की वीडियोस को। और लिस्ट भी मैंने आपसे ही बनवाई है, आपने तो मुझे खुद लिस्ट बना के दी है, इसका मतलब है आपने देखा है। लेकिन बेटा आप इतना आसान फार्मूला मुझे बताने में अटक रहे हैं। ठीक है, फोटोन की एनर्जी होती है सर E = HF। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, मैं कोई सॉल्व नहीं करा रहा। फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, मेगा है तो एक्सपोनेंट 6 लगाना। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू पता होती है। सॉल्व करके बेटा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट पहले जूल्स में होगा। सर इस जूल्स वाले रिजल्ट को डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, और अब आप ऐसा करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईवी, और ईवी का आंसर आना चाहिए 3.7 एक्सपोनेंट -6। वो बेटा आप कैलकुलेटर से कर लोगे, मैं इसमें टाइम पास नहीं करा रहा। मेन चीज है बेटा कि अगर वो कह रहा है फोटोन की एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी के दो फॉर्मूलाज हैं। E = HF अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, और E = HC/लैम्डा अगर वेवलेंथ गिवन है। ठीक है बेटा, तो ये आपको चीज आना चाहिए। अच्छा चले जनाब, ये एनर्जी पर फोटोन, ईच फोटोन की फ्रीक्वेंसी से हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अच्छा, सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मैं समझ रहा था एंड हो गया। द डिस्प्ले ऑफ द स्मार्ट मीटर इन वन हाउस होल्ड इज शोन। किसी घर में ये लगा हुआ है स्मार्ट मीटर। ठीक है जनाब, दिस शोज दैट टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन वन डे 6.85 किलो वॉट आवर। ठीक है जनाब, 1 किलो वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलो वॉट्स ऑफ पावर यूज फॉर 1 आवर। आपको डेफिनेशन सिखा रहे हैं कि अगर आप 1000 वॉट को 1 घंटे तक कंज्यूम करते हो तो एनर्जी कंजम्पशन होती है 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, फिर आगे चलो। द कैटल इन दिस हाउस हैज अ पावर 1200 वॉट्स। ठीक है, ये कैटल की पावर हो गई। दिस कैटल टेक्स 125 सेकेंड्स टू हीट द वाटर, ये टाइम हो गया। देन कैटल स्विच ऑफ, उसके बाद हम कैटल को बंद कर देते हैं। उसके बाद हम कैटल को बंद कर देते हैं। ठीक है जनाब।
A student suggests that the boiling the kettle once uses less than 1% of total energy shown on the smart meter display. अच्छा जनाब, यानी जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी का से 1% कम एनर्जी होगी जो अभी आपने कैटल को अभी यूज किया है। अच्छा जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि सवाल कोई बहुत मुश्किल है, थोड़ी सी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बात पकड़ लेंगे कि भाई इन्होंने पूरा दिन जो एनर्जी यूज हुई है वो उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है। और अभी जो कैटल वो यूज कर रहे हैं उसकी पावर और टाइम दिया हुआ है। तो एनर्जी होती है। अच्छा बेटा अब्दुल्ला या कोई बच्चा मुझे जल्दी से कैलकुलेशन करके दिखाना, क्योंकि कैलकुलेटर का सवाल मुझे लग रहा है ये। पावर इज 1200 वॉट्स, टाइम इज 125 सेकेंड्स, एनर्जी जूल्स में आ जाएगी। एनर्जी जूल्स में आ जाएगी सर, जूल को कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर में, जूल को कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर में। तो जो रिजल्ट आएगा जूल में उसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने तो रट्टा मारा हुआ है भाई कि 3.6 एक्सपोनेंट 6 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट किलो वॉट आवर में आ जाता है। दोबारा सुनिएगा, 1 किलो वॉट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6, ठीक है जनाब, जूल। ये जूल होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। तो जो आप पहले ऊपर वाले नंबर सॉल्व कर रहे हो, दिस रिजल्ट इज इन जूल्स, एंड इफ यू डिवाइड दिस रिजल्ट बाय 3.6 एक्सपोनेंट 6, देन दिस रिजल्ट इज कन्वर्टेड इनटू किलोवाट आवर। तो पहले तो बेटा इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लो। तो कोई बच्चा बेटा मुझे आंसर बताएगा क्या रिजल्ट आ रहा है? 0.042, ठीक है जनाब, किलो वॉट आवर। ठीक है। अब इसकी ना परसेंटेज आप निकालोगे इसके साथ, मैं जो नहीं करा रहा। ठीक है ना, परसेंटेज सबको निकालना आती है। ठीक है ना। आप इस वाली एनर्जी को डिवाइडेड बाय 6.85, ये भी किलो वॉट आवर में। ठीक है ना। तो दोनों एनर्जीज को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा परसेंटेज में। और जो परसेंटेज में रिजल्ट आएगा उस परसेंटेज वाले रिजल्ट को जब आप चेक करोगे तो आप देख लेना इट विल बी लेस देन 1%। ठीक है। और इसमें अच्छी बात है उसने ये नहीं लिखा डिसाइड वेदर, डिसाइड वेदर नहीं लिखा हुआ, तो पक्की बात है कि जो आंसर आएगा इट विल बी लेस देन 1%। तो अब्दुल्ला बेटा कंप्लीट करने की जरूरत है या आपने मेरी बात पकड़ ली सर, यू यू करेंगे ठीक है आंसर आ जाएगा। वन मतलब परसेंटेज ही निकालना है, इस नंबर का टोटल के साथ रेशो निकालना है। अब्दुल्ला बेटा जाने दो। ठीक है जी। पर इसको अगर हो सके तो यार सॉल्व करके दिखा दिया करो कि सर देखिए मैंने कर लिया था, क्योंकि मैं सारे सवाल आधे आधे करके छोड़ रहा हूँ बता के कि भाई ऐसा है। और अच्छी बात ये है जकी क्लास के फौरन बाद मैं जितने सवाल छोड़ता हूँ मुझे करके दे देते हैं। जकी की अच्छी बात ये है, हो सकता है मुझे ये फार्मूला बताने में घबरा जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना बोलने में घबराते हैं। हो सकता है जकी जो मैं बार बार क्वांटम का फार्मूला पूछ रहा हूँ और ये बार बार मुझे फंस रहे हैं, हो सकता है ये बताने में फंसता हो उसको याद हो। ठीक है। लेकिन जकी की अच्छी बात यह है कि क्लास खत्म होते ही विद इन 30 मिनट्स जो मैंने सवाल दिए होते हैं जकी मुझे सॉल्व करके देते हैं, ये इनकी अच्छी बात है। और अम्मास भाई से मेरा हमेशा शिकायत थी कि मुझे सॉल्व करके नहीं देते हैं। अम्मास भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत दूर कर दी और आज सुबह इन्होंने मुझे ये पेपर सॉल्व करके भेज दिया था। तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि आइंदा भी ये इसी तरह काम करते रहें। और इसके अलावा क्लास में कौन है भाई? आयमा है। आयमा तो माशाल्लाह इन्होंने ज़्यादातर पेपर पहले ही सॉल्व किए हुए, लेकिन क्लास में भी कर लेती हैं, अच्छी बात है। अनाबिया ने हमें कुछ भी कभी भी सॉल्व करके नहीं दिखाया है। अनाबिया बेटा हम आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको पता है अनाबिया? अच्छा सेंड कर देंगे तो बेटा हमें देखने में पता हो जाएगा ना भाई, हाँ भाई बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा अहमद भी करता है और अहमद भी मुझे प्रिंट आउट प्रिंट करके दिखाता है। ठीक है। अब्दुल्ला भाई तो माशाल्लाह सुपर आदमी है, इनकी तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा माशाल्लाह करके रखते हैं खुद से, दिखाए ना दिखाए मुझे इनकी फिक्र नहीं है, ये माशाल्लाह कर लेते हैं। अच्छा नाउ जनाब, नाउ द इट इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ऑफ दिस पेपर। और अगर टाइम बचता है और कुछ और करना है तो अब्दुल्ला यार कोई अगला पेपर इतनी देर में डाउनलोड करके मुझे भेज देना, क्योंकि आप बड़ी जल्दी और अच्छा डाउनलोड कर देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद टाइम की बचत हो जाए। अच्छा जी जरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मुझे याद आता है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको जब स्टैंडिंग वेव का टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो वहां पे ये सवाल मैंने पूरा का पूरा प्रॉपरली कराया हुआ है। तो मेरा तो ख्याल है यार ये सवाल मुझसे आप लोगों को करवाना ही नहीं चाहिए। अब्दुल्ला यार देख के बताओ स्टैंडिंग वेव के अंदर ये वाला सवाल मैंने आपको नहीं करवाया हुआ? अब्दुल्ला? अब नहीं यही वाला करवाया हुआ है। अरे चलो ठीक है फिर मैं करा देता हूँ, मैं करा देता हूँ। अब्दुल्ला को याद नहीं आ रहा भाई,
पर ये मुझे पक्का पता है, मैंने कराया हुआ है, और जो मैंने वीडियो उसके लिंक भेजे हैं उसके अंदर ये सवाल मौजूद है। अब्दुल्ला ने मना कर दिया, हम लोग कर लेते हैं। जरा सुने, कह रहे सर सवाल ये है कि हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का माउथ पीस वन एंड, ठीक है ना, अब ये दिखा रहे हैं माउथ पीस वन एंड, और जाहिर सी बात है जब इस माउथ पीस से यहाँ से हम इसको बजाते हैं प्ले करते हैं तो खुद दिखा रहे हैं जनाब ये इसका ओपन एंड है, ठीक है जनाब। और याद रखिएगा कि हमेशा बांसुरी में, फ्लूइट में जो ओपन एंड होता है, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। तो ये भी इसका ओपन एंड है, ये भी इसका ओपन एंड है, तो खुद उन्होंने खुद बना के दिया हुआ है, आपसे बनवाया भी नहीं उसने, अच्छी बात है कि एंटी नोड है। अच्छा फिर जरा याद कीजिए, थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव में याद दिलाऊं, तो स्टैंडिंग वेव पढ़ाते वक्त हम लोग बच्चों से हमेशा कहते हैं कि नोड से नोड तक, ये एंटी नोड से एंटी नोड तक देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, इट इज द हाफ ऑफ द वेवलेंथ। सर इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब म्यूजिशियन ब्लो करता है माउथ पीस को तो उसके अंदर स्टेशनरी वेव बनती है, जो कि इसने आपको दिखाया हुआ है। द कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करना है, और जो लेंथ है इसकी, लेंथ है इसकी, इट इज 23.6। तो भाई जो 23.6 है इट इज इन सेंटीमीटर, स्पीड मीटर में दी हुई है, तो 23.6 सेंटीमीटर को एक्सपोनेंट माइनस टू लगा के मैंने मीटर में कन्वर्ट करा, एंड दिस लेंथ इक्वल टू वन लूप, एंड वन लूप इक्वल टू लेमडा बाई टू। एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस इट इज वन लूप, दैट इज लेमडा बाई टू। और जब मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे जो लेमडा की बेटा वैल्यू मिलेगी इट विल बी 0.472 मीटर। तो पहला काम बेटा मैंने ये कर लिया कि क्वेश्चन में स्टैंडिंग वेव खुद बना के दी हुई है, पर वैसे आप याद कर लो कि अगर कभी भी ओपन एंड होगा तो ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। एंटी नोड से एंटी नोड तक देयर इज लेमडा बाई टू, लेमडा की वैल्यू आ गई 0.472। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल टू एफ लेमडा, स्पीड इज 330, फ्रीक्वेंसी वी हैव टू कैलकुलेट लेमडा, सर लेमडा की वैल्यू है 0.472, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल में 700 के अराउंड आ जाएगी, लेकिन अब 700 के अराउंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये सवाल बहुत मासूम सवाल, पहला पार्ट तो बिल्कुल ही सीधा था, ऑल दो के 3 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, कह रहे हैं कि जो रिकॉर्डेड है इट इज मेड फ्रॉम थ्री सेपरेट सेक्शंस दैट स्लाइड टुगेदर एज शोन। अच्छा जनाब, ये इसकी लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसकी लेंथ को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोलना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं जब म्यूजिशियन प्ले करता है इस रिकॉर्डर को और प्रोड्यूस करता है सेम फ्रीक्वेंसी एज इन पार्ट वन, जो ऊपर बात की वही फ्रीक्वेंसी नीचे लेकर आ रहा है, लेकिन हुआ ये कि जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ऑफ एयर ज्यादा हो गया। सर टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ जाता है, ओ भाई टेम्परेचर ज्यादा होने से एयर के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, और जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, और वेवलेंथ इंक्रीज होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी। स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वैल्यू 340 फिक्स नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में खुद बता रहे हैं कि जनाब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, खुद उसने बता दिया। एक्सप्लेन हाउ द म्यूजिशियन कैन एडजस्ट द रिकॉर्डर टू प्रोड्यूस सेम फ्रीक्वेंसी। अब चक्कर बेटा ये है कि हम जब आवाज सुनते हैं ना तो उस आवाज का जो सेंसेशन होता है इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब आप खुद नोट कीजिए कि अगर वो फ्रीक्वेंसी पे सेंसेशन डिपेंड करता है तो फ्रीक्वेंसी बराबर है v अपॉन लेमडा। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मैं क्या करूंगा, लेमडा इंक्रीज कराऊंगा। और लेमडा कैसे इंक्रीज हो सकता है, सर लेमडा इस तरह से इंक्रीज हो सकता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यहाँ पर ये बार बार रिकॉर्डर कह रहे हैं,
इस रिकॉर्डर में जब वो खुद बता रहा है कि रिकॉर्डर की मैं लेंथ को एडजस्ट कर सकता हूँ, इसके जो पीसेस हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कराकर मैं लेंथ को चेंज करा सकता हूँ। तो खुद बताइए, अगर मैं इसकी लेंथ को चेंज करूंगा तो लेंथ के चेंज करने से वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो एंटी नोड है वो हमेशा एंड्स पर बनता है। तो जब मैं इस रिकॉर्डर की लेंथ इंक्रीज करूंगा तो लेंथ इंक्रीज करने से वेवलेंथ इंक्रीज होगी। स्पीड ऑलरेडी टेम्परेचर से इंक्रीज हो रही है, तो इस तरह दोनों का रेशो विल रिमेन सेम। और अगर रेशो विल रिमेन सेम तो रेशो सेम रहने से फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। अब इसका अगर लिखा हुआ आंसर मैं आपको दिखा दूं तो आई थिंक मेरे टाइम की बचत हो जाएगी, और अगर मैं हैंड राइटिंग से लिखूंगा ना तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। तो देखिए, अगर कहीं मैंने इसको कॉपी पेस्ट मारा हुआ हो, जी हाँ ये मैंने किया हुआ है कॉपी पेस्ट, और इस कॉपी पेस्ट को मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैं क्लास के बाद ये पूरी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जरा देखिएगा, टाइम की बचत करना है, काम ज्यादा करना है। लिखिए, कह रहे हैं जनाब, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड वेवलेंथ। पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला उन्होंने बता दिया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, और जब स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है जनाब, स्पीड बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो सुनने का साउंड का सेंसेशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर सेंसेशन चेंज हो रहा है तो हमने क्या करना है कि सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए वेवलेंथ को भी बढ़ाना है। और वेवलेंथ कैसे बढ़ सकती है? सर, अगर मैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज कर दूं, जितना पोर्शन एयर का वाइब्रेट कर रहा होता है विद इन द रिकॉर्डर, अगर मैं लेंथ ऑफ रिकॉर्डर इंक्रीज कर दूंगा तो इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। और जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज होगी बाय स्लाइडिंग रिकॉर्डर सेक्शन, तो जो बात मैं अभी पहले वहां बता चुका हूं वहीं पे मैंने प्रॉपर वर्डिंग में आपको दिखा दी है। आई होप कि आप इससे टाइम की सेविंग कर लेंगे कि जब मैं लेंथ ऑफ रिकॉर्डर इंक्रीज करूंगा तो इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, स्पीड ऑलरेडी टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज हुई हुई है, इसलिए उन दोनों का रेशो रिमेन सेम, और आपको सुनने में फ्रीक्वेंसी वही लगेगी। सुनने में आपको फ्रीक्वेंसी वही लगेगी। तो इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब्दुल्ला, जरा मुझे बताइए कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को किसी जगह बजाने के लिए लेके गया, वहां टेम्परेचर बड़ा ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा हो गई। स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से जब मैं उसको इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा हूँ तो अजीब सी आवाज आ रही है, मुझे वो वाली आवाज नहीं आ रही जो मुझे रिक्वायर है। मैं क्या करूं? अब्दुल्ला, मुझे सजेस्ट कीजिए। है? नहीं नहीं, अब आप गलत बात कह रहे हैं। अगर मैंने वेवलेंथ इंक्रीज कर दी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज रहेगी, ये क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं आप ये बोले सर जितनी स्पीड बढ़ी है ना, अगर वेवलेंथ भी सेम रेशो से बढ़ जाए, उसी रेशो से बढ़ जाए, तो सर अब मैं इन दोनों का रेशो लूंगा तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी तो मैंने सेम रखनी है, या आप इसको दूसरे तरीके से बोल रहे हैं? आंसर आपका भी अब मुझे समझ में आ रहा है, हाँ इस तरह से भी बोला जा सकता है। लेकिन जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना, वो ज्यादा अच्छा आंसर लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इट विल इंक्रीज द वेवलेंथ, एंड व्हेन द वेवलेंथ इज इंक्रीज thus the ratio between speed and wavelength will remain same and it will produce same frequency sound। ठीक है बेटा, तो जो बात आपने बोली है वो भी सही है। ठीक है बेटा, हम अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है सर? नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि अब बांसुरी को साइड में रख दीजिए, अब हमारे पास है एक वायलिन। अच्छा, वायलिन के अंदर मेरे ख्याल में आपने देखा होगा स्ट्रिंग होता है। गिटार तो हम सब समझते हैं, गिटार ही की तरह का एक वायलिन होता है, उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग लगा हुआ होता है और साइड में लोग बैठ के उसको प्ले कर रहे होते हैं। आपने म्यूजिकल प्रोग्राम में शायद देखा हुआ। अच्छा ना, वायलिन में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, लेकिन टेंशन को हम वेरी कर सकते हैं। उसमें नोब्स लगी हुई होती हैं जिसको घुमाने से हम उसकी टेंशन को लूज या टाइट कर सकते हैं। और जब हम उसको प्ले करते हैं तो उसके अंदर भी स्टेशनरी वेव बनती है। जब स्टेशनरी वेव बनती है तो लिखा हुआ है कि जब मैंने स्ट्रिंग को प्लग किया तो साउंड की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज थी। दिस स्ट्रिंग इज एडजस्टेड टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी 440। यानी पहले उन्होंने बजाया तो फ्रीक्वेंसी 432 थी। ठीक है जनाब, दिस स्ट्रिंग इज एडजस्टेड, उसको इन्होंने एडजस्ट किया नोब घुमा के तो 440 आ गई।
कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन टेंशन। यार ये तो आपसे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि बताइए कितनी इंक्रीज हो गई। अच्छा, कितनी इंक्रीज हो गई टेंशन। हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो वर्किंग कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो सवाल पहले तो ये है कि सर फ्रीक्वेंसी को पहले टेंशन में कन्वर्ट करें, फ्रीक्वेंसी को पहले टेंशन में कन्वर्ट करें। और सर अब वो टेंशन में कन्वर्ट हो जाए तो टेंशन से फिर आप चेंज चेक करें कि कितना फर्क आएगा। तो अब्दुल्ला, क्या आप हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बता सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी को टेंशन के साथ कनेक्ट करता हो, फ्रीक्वेंसी को टेंशन के साथ कनेक्ट करता हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा सा दूर से सुना रहे हैं, मतलब सही सुना रहे हैं, गलत नहीं सुना रहे, पर है थोड़ा दूर से। और मैंने कहा था यार ये फार्मूला ना इस तरह से याद कर लो तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है एन अपॉन 2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है ना? इट इज अ कंप्लीट फार्मूला। वैसे जो आप सुना रहे हैं वो भी सही है सर, वेलोसिटी बराबर होती है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है, लेकिन कभी भी स्ट्रिंग में टेंशन की बात हो रही हो तो कंप्लीट फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एन अपॉन 2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। क्या पता आयमा ने ये फार्मूला पहली दफा देखा हुआ। आयमा, क्या ये फार्मूला पहले देखा हुआ भाई? देखा हुआ है, चले अच्छी बात है। इसके अंदर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ लूप्स, एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टी का मतलब होता है टेंशन, म्यू का मतलब होता है लीनियर डेंसिटी। बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओनली बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन। तो आप सिर्फ इस वाली बात पे ध्यान दीजिए कि फ्रीक्वेंसी अंडर रूट टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दूं, क्योंकि मुझे चाहिए परसेंटेज इंक्रीज इन टेंशन, टेंशन पे कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मैं टेंशन पे से अंडर रूट को खत्म करना चाहता हूँ। और अगर मैं टेंशन पे से अंडर रूट को खत्म करना चाह रहा हूँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मैं इस तरह से बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है जनाब? और जब मैंने इस तरह की बात कर ली तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ? सर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, कैलकुलेट चेंज इन टेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेंशन। और टेंशन का चेंज क्या होगा? सर वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में एक ये वाली फ्रीक्वेंसी है और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी है, पर क्योंकि फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी पे स्क्वायर आ रहा है इसलिए मैंने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। तो चेंज ऑफ टेंशन इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। चेंज ऑफ टेंशन इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी? 432। तो ये बेटा मैंने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नीचे लिखी। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कितना चेंज आया है? आई एम कैलकुलेटिंग दिस फ्रैक्शनल चेंज। और अगर ये परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में चेंज लाने के लिए 100 से करूंगा मैं मल्टीप्लाई। ठीक है जनाब? तो आप सोच लें बेटा, जकी बेटा अगर सीधा फार्मूला किसी बच्चे को याद ना आ रहा हो तो ये वाला फार्मूले तक दिमाग लेके जाना और मुश्किल काम है। और फिर इस फार्मूले में बच्चा ये लिख के शायद बैठ गया है सर म्यू नहीं दिया उसने, एल नहीं दिया, मैं क्या करूं? तो मैंने वहां से क्या बोला कि फिर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट ले लें। सारी चीजें कांस्टेंट मान के कह ले फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टेंशन। मैंने टेंशन का फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो मैंने टेंशन को अंडर रूट से फ्री कराया। तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे चाहिए टेंशन का चेंज तो टेंशन का चेंज बराबर होगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रैक्शनल चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। उस पर भी मुझे स्क्वायर लगाना चाहिए जो मैं पता नहीं क्यों लगाना भूल गया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी पे स्क्वायर लगा के सॉल्व करूंगा तो मेरे ख्याल में इसका आंसर आना चाहिए 3.73%। 3.73%। तो आखिरी सवाल, इसको मैं एबनॉर्मल सवाल नहीं बोलूंगा, एक सवाल है जिसमें फ्रीक्वेंसी और टेंशन का रिलेशन अगर बच्चे के दिमाग में आ जाए तो यकीनन वो सवाल सॉल्व कर सकता है। अलबत्ता आज की क्लास का सबसे बुरा सवाल वो सबसे पहला वाला सवाल था जो कल करते वक्त मेरा दिमाग क्लिक नहीं कर रहा था कि किस तरह हम डी की वैल्यू को मोर एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। बाकी पूरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। पेपर हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया है। और अब मैं इस रिकॉर्डिंग को बेटा यहाँ से बंद कर रहा हूँ।